जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार द लॉजिकल साइंस में। मैं हूं आलोक सिंह आतीस और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग एक बहुत ही छोटे से बात और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात को डिस्कस करने वाले हैं और वो है आपका कि सर एएलपी एग्जाम के लिए साइंस का बेस्ट अप्रोच क्या होना चाहिए। मतलब ये कि साइंस में अगर हम लोग फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी इस तीनों को लेके चलते हैं, इसके चैप्टर को हमको किस दृष्टिकोण से रीड करना होगा और चैप्टर में ऐसी कौन कौन सी मुख्य बातें होती है जिसको हम लोग को एनसीईआरटी पैटर्न के अकॉर्डिंग कवर करना होगा। आप कहेंगे सर कैसे होगा, और आप सबों का लगातार ये डिमांड भी था कि गुरुजी जो आप एएलपी एंड टेक्नीशियन कॉम्बो बैच में साइंस पढ़ाते हो उसका डेमो वीडियो कहीं पे अवेलेबल नहीं है। तो मैं बार बार आपसे यही कहता हूँ कि आप यूट्यूब पे देख लो, जितने भी वीडियोस हैं उसी तरीके से आपको एएलपी एंड टेक कॉम्बो बैच में भी मिलेगी। लेकिन जब मैं आज सुबह ग्रेविटेशन पढ़ा रहा था तो कहीं ना कहीं मुझे लगा कि एक बार आप सबों के साथ भी इस वीडियो को जरूर साझा करना चाहिए ताकि आपको पता चल पाए कि जो आपका साइंस है एएलपी के लिए उसको एनसीईआरटी पैटर्न के अकॉर्डिंग आप किस अप्रोच के सहारे पढ़ सकते हैं और आपका जो कंसेप्ट होना चाहिए वो किस किस पॉइंट के तरफ जाना चाहिए ताकि बारीक से बारीक क्वेश्चन को भी आप आसानी से सॉल्व कर। आइए शुरू करते हैं आज के इस सेशन की और देखते हैं कि आज के इस सेशन से हम लोग क्या कुछ एग्जाम रिलेवेंट सीख पाते हैं। मेरे मित्र, जब हम लोग ग्रेविटेशन की बात करते हैं तो आप सभी कहेंगे कि गुरुजी इसी को हिंदी में क्या बोला जाता है। आप कहेंगे इसी को हिंदी में गुरुत्वाकर्षण बोला जाता है। क्या बोला जाता है? गुरुत्वाकर्षण बोला जाता है। मेरे मित्र ध्यान दीजिएगा, ऐसे तो इसका पहला क्लास मैंने आप सबों को पिछले फ्राइडे को भी बताया था, लेकिन वहां पे थोड़ी बहुत चीजें छूट गई थी और मैं नहीं चाहता हूं कि किसी भी कारण से आपका कोई भी पॉइंट छूटे, तो इसीलिए मैंने इस क्लास को फिर से रिकॉर्ड करने का सोचा ताकि जो भी छोटी बड़ी बातें हैं वो सारी आपका आज के इस सेशन में इंक्लूड हो जाए। मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि ग्रेविटेशन से भी पहले हम लोगों ने फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन में ग्रेविटेशन से भी पहले हम लोगों ने फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन में एक चीज सीखा है। क्या सीखा है? तो आप सभी कहते हैं कि गुरुजी अगर किसी भी ऑब्जेक्ट में हमको गति लानी होती है या फिर किसी भी ऑब्जेक्ट के गति की दिशा को परिवर्तित करना होता है, क्या कहते हैं कि गुरुजी हम लोगों ने फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन में पढ़ा है कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट में गति लानी होती है या फिर गति की दिशा में परिवर्तन करना होता है, गति की दिशा में चेंजिंग करना होता है, तो हम लोग क्या कहते हैं? सर हम लोग उस पर फोर्स एक्सर्ट करते हैं। क्या करते हैं? फोर्स एक्सर्ट करते हैं, यानी कि बल लगाते हैं। ये चीज आप सभी फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन से अच्छे से समझ रहे हैं कि गुरुजी किसी भी वस्तु में गति का कारण या फिर गतिशील वस्तु की दिशा में परिवर्तन का कारण कौन बनता है? तो गुरुजी ये बल बनता है, यानी कि फोर्स बनता है। मेरे मित्र, अगर हम लोग बात करें गुरुत्वाकर्षण क्या है इस चीज की, तो हम लोग सरल शब्दों में ये कहते हैं गुरुत्वाकर्षण के बारे में कि गुरुजी अपने फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन में ये बताया था कि जो प्रकृति में बल हैं वो मौलिक रूप से चार ही हैं, और हम लोग कहते भी हैं कि प्रकृति में मूलतः चार ही बल है। तो मेरे मित्र आपका जो चार बल है उसमें से एक मौलिक बल क्या है? गुरुत्वाकर्षण है। तो इन जनरल आप ये कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? इन जनरल आप ये कह सकते हैं कि प्रकृति में मौजूद प्रकृति में मौजूद चार मौलिक बल में से प्रकृति में मौजूद चार मौलिक बल में से चार मौलिक बल में से गुरुत्वाकर्षण बल एक कमजोर बल है। प्रकृति में मौजूद चार मौलिक बल में से गुरुत्वाकर्षण बल एक कमजोर बल है। क्या है सर? एक कमजोर बल है, यानी कि इसका जो पावर होता है सर वो बहुत ही वीक होता है। जैसे दो दोस्त अगर आप एक दूसरे से कुछ दूरी पर खड़ा है तो आपके बीच में भी क्या होगा सर? सर गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा, लेकिन ये चीज आपको पता नहीं चलेगा। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि सर प्रकृति में मौजूद चार मौलिक बल में से गुरुत्वाकर्षण बल क्या है? एक कमजोर बल है। तो अगर कोई ये पूछे कि गुरुत्वाकर्षण क्या है तो सरल शब्दों में आप ये भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है सर, चलेगा। लेकिन सवाल ये है कि सर हाउ द न्यूटन डिस्कवर्ड ग्रेविटेशन? न्यूटन ने ग्रेविटेशन को कैसे डिस्कवर्ड करा था? तो मेरे मित्र आप सभी ध्यान देना
कि जब न्यूटन बल तथा गति के नियम को समझा दिए, यानी कि गति के नियम से संबंधित अपने तीनों लॉ को दे दिए, तो उनके पास ये आइडिया आ चुका था कि किसी भी ऑब्जेक्ट में मोशन के लिए जिम्मेवार फोर्स होता है, जो मूवेबल ऑब्जेक्ट है उसके डायरेक्शन में चेंजिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल हमारा फोर्स होता है। तो मेरे मित्र, न्यूटन ने ये दिमाग लगाया और उन्होंने ये सोचा कि हम लोग जो ये कहते हैं कि सन के चारों ओर, हम लोग जो ये कहते हैं कि सन के चारों ओर जितने भी प्लैनेट होते हैं वो मूव करते रहते हैं, जैसे कि मान लीजिए ये अर्थ है, ये अर्थ है, ये सन के चारों ओर मूव कर रहा है अगर सन हमारा यहाँ पे है तो। और साथ ही आप कहते हैं कि गुरु जी अगर हम लोग बात करते हैं अर्थ की, तो अर्थ के चारों ओर कौन घूमता है? आप कहते हैं सर मून घूमता है। तो मान लीजिए कि ये आपका अगर अर्थ है चेला जी, तो इसके चारों ओर कौन घूमेगा? आप कहेंगे सर जी इसके चारों ओर मून घूमता है। इसके चारों ओर कौन घूमता है? मून घूमता है। तो मेरे मित्र, न्यूटन ने ये बताया, या उन्होंने इस चीज को सोचने का प्रयास करा कि आखिर किसी भी ग्रह के चारों ओर जो कोई उपग्रह घूमता है, जैसे कि पृथ्वी के चारों ओर जो आपका चंद्रमा घूमता है, और किसी ग्रह के चारों ओर, सॉरी, सूर्य के चारों ओर जो ग्रह घूमते हैं, किसी ग्रह के चारों ओर कौन घूमता है? उपग्रह। और सर सूर्य के चारों ओर कौन घूमता है? तो आप कहते हैं ग्रह। पृथ्वी भी क्या है? एक ग्रह है। तो न्यूटन ये चीज समझने की कोशिश कर रहे थे कि अगर सन के चारों ओर अर्थ मूव कर रही है और अर्थ के चारों ओर मून मूव कर रही है, तो ये फिर गिर क्यों नहीं जाती है? जब चक्कर लगा रही है तो ये गिर क्यों नहीं जाती है? मेरे मित्र, फिर न्यूटन ने ये पता करा कि एक्चुअली में जो ये अर्थ सन के चारों ओर घूम रहा है और ये जो मून अर्थ के चारों ओर घूम रहा है, ये क्या कर रहा है? तो सर केंद्र की ओर एक बल लगा रहा है। केंद्र की ओर क्या कर रहा है? बल लगा रहा है। यहाँ पे इस मून के द्वारा यहाँ पे क्या लग रहा है सर? केंद्र की ओर एक बल लग रहा है। और मेरे मित्र, ये बल कौन सा है? तो आप सभी कहते कि गुरुजी ये तो अभिकेंद्रीय बल है, यानी कि सेंट्रीपिटल फोर्स है। कौन सा बल है? अभिकेंद्रीय बल है, सेंट्रीपिटल फोर्स है। या फिर यहाँ पे जो मून अर्थ की तरफ लगा रहा है वो कौन सा बल है सर? अभिकेंद्रीय बल है, यानी कि सेंट्रीपिटल फोर्स है। इसी तरीके से अगर हम लोग क्या करते हैं सर, अगर हम लोग किसी किसी धागे को रस्सी से बांध करके, सॉरी धागे को रस्सी से बांध करके कह रहे हैं, किसी पत्थर को रस्सी से बांध करके जब हम लोग उसको नचाते हैं, मान लीजिए कि ये पत्थर है, इसको आपने रस्सी से बांधा है और नचा रहे हो आप, तो यहां पे भी ये क्या हो रहा है सर? एक वृत्ताकार मार्ग में घूम रहा है और यहाँ पे भी वृत्ताकार मार्ग में घूम रहा है। तो आप कहेंगे सर इस पत्थर के द्वारा यहाँ पे भी क्या होगा? एक बल लगाया जाएगा। मेरे मित्र ध्यान देना कि ये जो पत्थर के द्वारा यहाँ पे बल लगाया जाएगा वो क्या होगा? अभिकेंद्रीय बल होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स होगा। मेरे मित्र, आप सब ध्यान में रखना कि किसी भी वस्तु के वृत्ताकार या दीर्घ वृत्ताकार गति के लिए अभिकेंद्रीय बल आवश्यक है। ये वही बल है जो किसी भी वस्तु को वृत्ताकार मार्ग में गतिशील बनाए रखती है। बगैर इसके कोई भी ऑब्जेक्ट वृत्ताकार मार्ग में आसानी से गति नहीं कर सकती। ये चीज हमेशा ध्यान में रखें कि कोई भी वस्तु अगर सर्कुलर पाथ में मोशन कर रही है, वृत्ताकार मार्ग में घूम रही है, तो उस वस्तु के द्वारा उस वृत्ताकार मार्ग के केंद्र की तरफ एक बल लगाया जाएगा। चला वह बल क्या होगा? अभिकेंद्रीय बल होगा। चाहे आप पत्थर को रस्सी से बांध के ऐसे ऐसे नचाओ, या फिर आप सन के चारों ओर अर्थ के मूवमेंट की बात करो, अर्थ के चारों ओर मून के मूवमेंट की बात करो, हर किसी के लिए कौन जिम्मेवार होगा? अभिकेंद्रीय बल जिम्मेवार होगा। आप कहेंगे इसमें नया क्या है? मेरे मित्र, नया यही है कि ये जो अभिकेंद्रीय बल लग रहा है, ये जो आपका सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है, एक्चुअली में ये सेंट्रीपिटल फोर्स कैसे प्रोड्यूस हो रहा है सर? आकर्षण के चलते, अट्रैक्शन के चलते। आप कहेंगे कहां आकर्षण होगा, कहां अट्रैक्शन होगा? तो मेरे मित्र ध्यान दीजिएगा कि ये जो यहाँ पे सन है और इसके चारों ओर अर्थ घूम रहा है, तो सर ये सन आपका एक ऑब्जेक्ट और दूसरा ऑब्जेक्ट अर्थ हुआ। और मेरे मित्र, सन जो है अर्थ को अपनी ओर आकर्षित करता है। सन अर्थ को क्या कर रहा है सर? अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। तो आप कहेंगे कि सर सिर्फ सन ही अपनी ओर अर्थ को थोड़ी आकर्षित कर रहा होगा, अर्थ भी सन की ओर आकर्षित हो रहा होगा। मेरे मित्र, मैं आपको यह कहना चाह रहा हूं कि एक्चुअली किसी भी सर्कुलर पाथ पे मूव करने के लिए जो ऑब्जेक्ट को अभिकेंद्रीय बल चाहिए होता है, वो कहां से मिलता है या किसके द्वारा उत्पन्न होता है? तो सर अर्थ और सन के बीच में जो आकर्षण होता है उसके वजह से उत्पन्न होता है। यहां पे मून को अर्थ के चारों तरफ घूमने के लिए जो अभिकेंद्रीय बल चाहिए आवश्यक, वो कैसे मिलेगा? तो अर्थ और मून के बीच में जो आकर्षण होगा,
मेरे मित्र न्यूटन ने इसी का नाम क्या दिया, गुरुत्वाकर्षण दिया। ध्यान देंगे यहाँ पे आप कहेंगे सर जब हम लोग किसी पत्थर को रस्सी से बांध करके नचाते हैं तब वहां पे कैसे आकर्षण होगा। तो मेरे मित्र मान लीजिए कि ये इस हाथ से आप क्या कर रहे हो सर, एक मिनट मैं एक छोटा सा कुछ लूं, हाँ ठीक है। आप इसकी बात करो सर, इस डाटा केबल की बात करो। मान लो कि यहाँ पे रस्सी है, इसको हम इस तरह से नचा रहे हैं, आप कहेंगे सर सर्कुलर पाथ में ये मूव कर रहा है। मेरे मित्र ध्यान देना कि आप जब इसको इस तरह से नचाओगे तो आपको क्या फील होगा कि हमारे हाथ से इस रस्सी का जो ये पूरा यहाँ पे अगर पत्थर बंधा हुआ है इसमें तनाव उत्पन्न हो रहा है। मेरे मित्र ध्यान देना कि ये जो आपका पत्थर है ये सर्कुलर पाथ में मूव करने के लिए इसको क्या चाहिए होगा। आप कहेंगे सर ये आपके हाथ की ओर एक बल लगा रहा होगा, चला यह बल अभिकेंद्रीय बल है, ऐसे ऐसे घुमाएंगे तो यह बल हमारा क्या होगा, अभिकेंद्रीय बल होगा। ध्यान में रखना कि सर ये जो आपका सेंटर है, इस सेंटर से आप कहेंगे सर इसमें हमको कुछ तनाव होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, तनाव बल कहते हैं। मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखना, एक्चुअली ये जो सेंटर है जो आप अपने चुटकी से इस तरह से पकड़े हुए हैं तो इसका भी तो कुछ ना कुछ मास होगा। आप कहेंगे बिल्कुल भाई, मेरे पत्थर का भी तो कुछ ना कुछ मास होगा। आप कहेंगे बिल्कुल। तो मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखना कि पत्थर और ये जो आपका सेंटर है इस दोनों के बीच में भी आकर्षण होता है। एक्चुअली आपको इस रस्सी में तनाव, वो तनाव बल के चलते दिखता है, लेकिन जो अट्रैक्शन है वो किसका है सर। तो सर ये पत्थर अगर यहाँ पे है तो वो केंद्र की ओर एक बल लगा रहा है, अभिकेंद्र बल, और ये कैसे उत्पन्न होगा। तो सर आप कहेंगे कि सर आकर्षण से उत्पन्न होगा। कैसे उत्पन्न होगा, आकर्षण से उत्पन्न होगा। मेरे मित्र आप कहेंगे कि क्या गुरुजी ये अभिकेंद्रीय बल किसी भी सर्कुलर पाथ में चलने के लिए जरूरी है। बिल्कुल जरूरी है। आप कहेंगे अगर ये बल नहीं होगा, अगर ये बल नहीं होगा तो क्या होगा। मेरे मित्र ध्यान दीजिएगा कि जैसे अगर हम किसी भी चीज को घुमा रहे हैं सर, मान लीजिए कि ये आपका कोई एक सर्कुलर पाथ है और इस पे आप किसी पत्थर को रस्सी से बांध करके घुमा रहे हो। मान लो कि ये आपका पत्थर है, यहाँ पे आप इसको रस्सी से बांध के घुमा रहे हो, अचानक से छोड़ दोगे तो आप क्या कहोगे कि सर या तो पत्थर इधर चला जाएगा या फिर पत्थर इधर चला जाएगा। मतलब क्या हुआ कि वो स्पर्श रेखा के अनुदिश चला गया। भाई ऐसा क्यों, ऐसा इसीलिए कि सर आपने जैसे ही यहां से इसको रिलीज करा, आपने जैसे ही यहां से इसको रिलीज करा, जो उसके द्वारा केंद्र की ओर अभिकेंद्रीय बल लग रहा था वो सर यहां पे नहीं लगा। क्यों, क्योंकि आपने रिलीज कर दिया तो आपके हाथ का जो अट्रैक्शन था वो तो लॉस हो गया, वो खत्म हो गया। और जब हाथ का अट्रैक्शन खत्म हो गया, आकर्षण खत्म हो गया, तो जाहिर सी बात है कि ये जो पत्थर है हमारा वो क्या होगा, तो सर वृत्ताकार मार्ग में एक स्पर्श रेखा के रूप में क्या होगा, तो सर कहीं पे भी चला जाएगा, चाहे इधर जाए या इधर जाए। आप कहेंगे सर इसका मतलब ये हुआ कि न्यूटन पूरे चीज को एक्सप्लेन करने के चक्कर में उन्होंने ये चीज बता दिया कि किसी भी दो वस्तु के बीच में जो आकर्षण लगता है वही क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण होता है। मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे, न्यूटन ने अपने एक्सपेरिमेंट को यहीं तक सीमित नहीं रखा। उनका 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 सिर्फ और सिर्फ ये मानना नहीं था कि किसी भी सर्कुलर ऑब्जेक्ट में अगर मूव कर रही है कोई ऑब्जेक्ट तो वो केंद्र की ओर एक बल लगा रही है और ये बल दोनों ऑब्जेक्ट के अट्रैक्शन के चलते होती है। वो इस चीज को भी खोजने में लगे हुए थे कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर से नीचे गिराया जाता है, अगर किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर से नीचे गिराया जाता है तो वो ऑब्जेक्ट नीचे क्यों गिर जाता है। उन्होंने बोला कि ये जो हमारा पृथ्वी है, इसको पृथ्वी अपनी और वस्तु को क्या करती है, आकर्षित करती है। तो फिर न्यूटन ने यह भी दिमाग लगाया कि अगर पृथ्वी इसको आकर्षित कर रही है तो न्यूटन के तीसरे नियम से क्या होगा, तो सर ये जो बॉल है या कोई कुछ भी है ये भी क्या करेगा, पृथ्वी को अपनी ओर आकर्षित करेगा। फिर सवाल यहां पे ये आया, कि अगर ये बॉल पृथ्वी के द्वारा आकर्षित हो रहा है तो बॉल के द्वारा तो पृथ्वी भी आकर्षित होना चाहिए, लेकिन हम लोग हमेशा बॉल को ही नीचे गिरते हुए देखते हैं। तो न्यूटन ने बोला कि एक्चुअली में कोई भी वस्तु अगर गतिशील होती है तो उसमें त्वरण होता है, और किसी भी वस्तु का जो त्वरण होता है वो उसके द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होती है। कैसे चला, ध्यान में रखना, F इक्वल टू क्या होता है, ma, F इक्वल टू क्या होता है, ma। तो हम लोग A इक्वल टू F बटा M नहीं कह सकते। आप कहेंगे बिल्कुल, मतलब ये हुआ चला कि A इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द 1 बटा M। मतलब क्या कि गुरुजी मास बढ़ेगा तो त्वरण क्या होगा, हमारा घट जाएगा, अब मास घटेगा तो त्वरण क्या होगा, बढ़ जाएगा। इसलिए भाई मेरे, जब भी किसी ऑब्जेक्ट को आप ऊपर से नीचे गिराते हो तो उस ऑब्जेक्ट का जो द्रव्यमान होता है वो पृथ्वी के सापेक्ष नग्न माना जाता है।
पृथ्वी के सापेक्ष क्या माना जाएगा? नग्न माना जाएगा। मतलब साफ है कि सर पृथ्वी के सापेक्ष बहुत कम माना जाएगा। मतलब अगर इस बॉल का और इस पृथ्वी के द्रव्यमान की हम लोग तुलना करें तो आप कहेंगे बॉल का द्रव्यमान कम होगा। मेरे मित्र आप क्या कहेंगे कि सर चूंकि त्वरण द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होती है तो जाहिर सी बात है कि द्रव्यमान कमेगा तो त्वरण बढ़ेगा। और इसीलिए मेरे मित्र आपको कोई भी चीज ऊपर से जो नीचे गिरता है तो सिर्फ वो चीज गतिशील होती है, पृथ्वी गतिशील नहीं होती है। लेकिन सर न्यूटन का थर्ड लॉ यहां भी लागू होता है, सेकेंड लॉ यहां पे भी लागू होता है। तो इस चीज को आप हमेशा ध्यान में रखना कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को ऊपर से नीचे गिराया जाता है तो उस ऑब्जेक्ट का द्रव्यमान पृथ्वी के समतुल में नग्न माना जाता है। और जिस किसी भी ऑब्जेक्ट का द्रव्यमान जितना कम होगा उसकी त्वरण उतनी ज्यादा होगी। इसीलिए आपको पृथ्वी ऊपर जाते हुए नहीं दिखाई पड़ता है, सिर्फ और सिर्फ ऊपर से नीचे गिरती हुई वस्तु आपको क्या करता है सर? गतिशील मालूम पड़ता है। मेरे मित्र न्यूटन इन सभी चीजों को डिस्कस करने के बाद इस मुद्दे पे पहुंचे, इस पॉइंट पे पहुंचे कि विश्व के प्रत्येक वस्तु एक दूसरे को आकर्षित करते हैं और ये आकर्षण का जो प्रॉपर्टीज है उसके द्रव्यमान के चलते उत्पन्न होता है और यही गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। क्या कहलाता है सर? गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। मेरे मित्र आप सभी यहां पे अगर अब गुरुत्वाकर्षण बल को डिफाइन करने की कोशिश करें, अगर आप सभी यहां पे गुरुत्वाकर्षण बल को डिफाइन करने की कोशिश करें, यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स को डिफाइन करने की कोशिश करें, तो आप सभी क्या कहेंगे? आप सभी कहेंगे कि विश्व के प्रत्येक वस्तु अपने द्रव्यमान के कारण, विश्व के प्रत्येक वस्तु अपने द्रव्यमान के कारण अन्य दूसरे वस्तु को आकर्षित करती है, और वस्तु द्वारा आकर्षित करने का यह गुण गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। यह गुण क्या कहलाता है? गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। मेरे मित्र ध्यान से समझिएगा चीजों को, मैंने सारी चीजें क्लियरली यहां पे लिखा है कि गुरुत्वाकर्षण बल अगर आपसे कोई ये पूछ दे कि क्या होता है तो आप क्या कहेंगे कि विश्व के प्रत्येक वस्तु अपने द्रव्यमान के कारण अन्य दूसरे वस्तु को आकर्षित करती है और वस्तु द्वारा आकर्षित करने का यह गुण ही क्या कहलाता है? गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। मतलब साफ है कि सर गुरुत्वाकर्षण बल वस्तु के द्रव्यमान के चलते उत्पन्न होता है। गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है सर? तो सर आप सभी याद रखेंगे कि वस्तु के द्रव्यमान के चलते उत्पन्न होता है। और मेरे मित्र ध्यान में रखिएगा, हमने यहाँ पे विश्व लिखा है। विश्व के जितने भी ऑब्जेक्ट हैं, जो भी मासेबल ऑब्जेक्ट हैं, अगर कहीं पे भी रखे हुए जहां पे दो वस्तु है तो वो एक दूसरे को आकर्षित करेगी और वो गुरुत्वाकर्षण कहलाएगा। तो गुरुत्वाकर्षण बल वस्तु के द्रव्यमान के चलते उत्पन्न होता है। गुरुत्वाकर्षण बल किसके चलते उत्पन्न होता है? वस्तु के द्रव्यमान के चलते उत्पन्न होता है। ये चीज आप सभी अपने माइंड में हमेशा के लिए एडजस्ट कर लेंगे। और साथ ही मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखना क्या कि ये जो गुरुत्वाकर्षण बल होती है इसकी प्रकृति हमेशा आकर्षण वाली होती है। दैट आर नेवर रिपेल एनी ऑब्जेक्ट। ये कभी भी किसी भी वस्तु को विकर्षित नहीं करती है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि गुरुत्वाकर्षण बल की प्रकृति होती है। गुरुत्वाकर्षण बल की प्रकृति होती है आप सभी कहेंगे आकर्षण वाली। गुरुत्वाकर्षण बल की प्रकृति कैसी होती है? आप कहेंगे सर आकर्षण वाली होती। कैसी होती है? आकर्षण वाली होती।
आप कहेंगे कि चलो सर ये चीज तो हमारा क्लियर हो गया कि विश्व के प्रत्येक पिंड एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, और ये जो आकर्षित करने का गुण है ये किसके चलते होता है सर? गुरुत्वाकर्षण बल के चलते होता है। आपने अभी जस्ट ये भी समझा कि सर पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा गति करेगी और सूर्य के चारों ओर सभी ग्रह गति करेंगे। तो मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखना कि इन आवर डेली लाइफ ग्रेविटेशनल फोर्स इज इंपॉर्टेंट फॉर अस। विदाउट ग्रेविटेशनल फोर्स वी आर नॉट स्टैंड ऑन एनी सरफेस। हम लोग अपने डेली लाइफ में अगर खड़ा हो पाते हैं, चला जी अगर हम आपको यहां पे खड़ा होकर के पढ़ा रहे हैं तो ये किसके वजह से? गुरुत्वाकर्षण के वजह से। आप में से किसी के मन में आ रहा होगा कि सर अगर गुरुत्वाकर्षण बल नहीं रहा तो क्या होगा? तो चला हम यहाँ पे इस रूम में तैर रहे होते। हमेशा ध्यान में रखिएगा कि जीरो ग्रेविटी में कोई भी ऑब्जेक्ट क्या होता है? तो सर ऊपर उठ के तैरना शुरू कर देता है। तो मेरे मित्र अगर इस रूम में ग्रेविटेशन नहीं होता तो हम आपको खड़ा होकर पढ़ा नहीं रहे होते, हम आपको तैर तैर के यानी कि इस रूम में फ्लॉट कर रहे होते, तैर रहे होते और तैर तैर के आपको पढ़ा रहे होते। मतलब क्या हुआ कि हमें और आपको पृथ्वी से बांधे रखने वाला बल कौन सा है? आप कहेंगे गुरुत्वाकर्षण बल है। पृथ्वी के चारों तरफ चंद्रमा की गति के लिए कौन जिम्मेवार है? सर गुरुत्वाकर्षण बल जिम्मेवार है। सूर्य के चारों तरफ ग्रहों की गति के लिए कौन जिम्मेवार है? सर गुरुत्वाकर्षण बल जिम्मेवार है। सर समुद्र में जो ज्वार भाटा उत्पन्न होती है उसके लिए कौन जिम्मेवार है? गुरुत्वाकर्षण बल जिम्मेवार है। तो मेरे मित्र आप सभी इस चीज को भी नोट कर लेंगे, इस चीज को भी नोट कर लेंगे अपने कॉपी में। पहला पॉइंट आप ये लिखेंगे कि पृथ्वी के चारों ओर पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति, सूर्य के चारों ओर सभी ग्रहों की गति, सूर्य के चारों ओर सभी ग्रहों की गति, गुरुत्वाकर्षण के कारण ही संभव हो पाता है। गुरुत्वाकर्षण के कारण ही संभव हो पाता है। मेरे मित्र हमेशा ध्यान में रखिएगा कि पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति, सूर्य के चारों ओर सभी ग्रहों की गति गुरुत्वाकर्षण के कारण ही संभव हो पाता है। दूसरा पॉइंट आप सभी ध्यान में रखेंगे कि हमें पृथ्वी से बांधे रखने वाला बल कौन है? हमें पृथ्वी से बांधे रखने वाला बल कौन सा है? पृथ्वी से बांधे रखने वाला बल कौन सा है? आप कहेंगे चिल्ला जी गुरुजी गुरुत्वाकर्षण। कौन सा है चिल्ला? गुरुत्वाकर्षण। मेरे मित्र अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि समुद्र में ज्वार भाटा आने का कारण आप कहेंगे गुरुजी समुद्र में ज्वार भाटा आने का कारण गुरुत्वाकर्षण बल ही है। कौन है सर? गुरुत्वाकर्षण बल ही है। तो जो न्यूटन ने यह बताया था कि प्रत्येक द्रव्यमान युक्त ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करती है, तो मेरे मित्र वो आकर्षित करने वाला बल जो है गुरुत्वाकर्षण बल है। लेकिन आपको ये दो पॉइंट अपने माइंड में हमेशा रखना है, क्या? कि हमें पृथ्वी से बांधे रखने वाला बल आप कहेंगे गुरुत्वाकर्षण, समुद्र में ज्वार भाटा आने का कारण गुरुत्वाकर्षण बल, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति, सूर्य के चारों ओर सभी ग्रहों की गति, इन सभी के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? सर गुरुत्वाकर्षण बल ही रिस्पॉन्सिबल है, ग्रेविटेशनल फोर्स ही रिस्पॉन्सिबल। मेरे मित्र अब सवाल यहां पे ये है कि गुरुजी ये तो ठीक है कि विश्व के सभी पिंड एक दूसरे को आकर्षित करते हैं और वस्तुओं के बीच यह आकर्षण बल गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है, ये तो ठीक है। लेकिन ये बताओ कि न्यूटन ने जब गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में बताया तो उन्होंने ये भी बताया होगा कि दो मासेबल ऑब्जेक्ट के बीच में कितना गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है। मेरे मित्र बिल्कुल बताया था। और इस चीज को उन्होंने किसके सहारे एक्सप्लेन करा? तो सर इस चीज को उन्होंने अपने सार्वत्रिक नियम के सहारे एक्सप्लेन करा था, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम कहते हैं। मेरे मित्र गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम को समझने से पहले हम लोग को एक छोटा सा टर्म और समझना होगा, और वो टर्म क्या है? तो वो टर्म है गुरुत्व। क्या है सर? गुरुत्व। ध्यान में रखिएगा कि गुरुत्व को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? ग्रेविटी कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रेविटी कहते हैं। मेरे मित्र ध्यान दीजिएगा कि इस शब्द का अपना मायने है। आप कहेंगे क्या मायने है सर जी?
हम लोग तो गुरुत्व को ही गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं, चलता है, कोई दिक्कत नहीं है सर, हम लोग बोल सकते हैं, काहे नहीं बोलेंगे। लेकिन आप सभी ये चीज हमेशा ध्यान में रखना कि न्यूटन ने यह बताया कि विश्व के प्रत्येक पिंड अपने द्रव्यमान के चलते एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, और ये आकर्षण वाला जो गुण है ये गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। तो विश्व के प्रत्येक पिंड अपने द्रव्यमान के चलते क्या करते हैं सर, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो हमारा पिंड तो एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकता है। ये चला, मान लो कि ये एसी का रिमोट है और ये आपके बोर्ड का रिमोट है, तो विश्व के प्रत्येक पिंड, तो विश्व के प्रत्येक पिंड में ही ना आएगा, आप कहेंगे बिल्कुल आएगा। तो यहां पे इस दोनों को रख ले हैं तो इस दोनों में गुरुत्वाकर्षण नहीं हो रहा होगा, आप कहेंगे बिल्कुल हो रहा होगा। जिला अगर हम बात करें कि हमारा ये सर घड़ी है और ये मार्कर है, इसको यहां पे रखें तो क्या इसके बीच में आकर्षण नहीं हो रहा होगा, आप कहेंगे बिल्कुल हो रहा होगा। तो मेरे मित्र, विश्व के प्रत्येक पिंड की बात कहने का मतलब ये हो जाता है कि कोई भी चीज एक्स वाई जेड। बट व्हेन यू डिस्कस अबाउट ग्रेविटी, जब आप गुरुत्व को डिस्कस करते हैं तो क्या कहते हैं कि सर जी न्यूटन ने बताया कि विश्व के प्रत्येक पिंड में उसके द्रव्यमान के चलते आकर्षण उत्पन्न होता है। तो मेरे मित्र, हमको जहां पे भी गुरुत्वाकर्षण की बात करनी होगी दो ऑब्जेक्ट लेना होगा, आप कहेंगे जरूर सर, दो वस्तु तो चाहिए ही चाहिए, बगैर दो वस्तु का हम कैसे कहेंगे आकर्षण। मेरे मित्र ध्यान देना कि जब हम लोग गुरुत्वाकर्षण बल को ये कह रहे हैं, जब हम लोग गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में ये कह रहे हैं कि गुरुजी दो वस्तुओं के बीच में लगने वाला आकर्षण बल या दो वस्तुओं के बीच में उसके द्रव्यमान के चलते लगने वाला आकर्षण बल गुरुत्वाकर्षण बल है, तो आप सभी ध्यान में रखिएगा कि दो वस्तु में अगर एक वस्तु पृथ्वी हो, दो वस्तु में अगर एक वस्तु पृथ्वी हो, तब जो वहां पे आकर्षण होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे सर, गुरुत्व कहेंगे। क्या कहेंगे, गुरुत्व कहेंगे। मतलब जाहिर सी बात है कि जहां पे भी हम लोग ग्रेविटी की बात करेंगे तो आप क्या कहेंगे कि पृथ्वी के द्वारा किसी वस्तु पर लगाया गया आकर्षण बल क्या कहलाएगा सर, गुरुत्व कहलाएगा या फिर गुरुत्व बल कहलाएगा। ध्यान में रखिएगा कि गुरुत्व को हम लोग क्या कहते हैं, तो सर कभी कभी हम लोग गुरुत्व बल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, गुरुत्व बल भी कहते हैं। बहुत सारे मित्र कहेंगे हम समझे नहीं, इसका मतलब क्या हुआ। चला जी, विश्व के प्रत्येक पिंड अपने द्रव्यमान के चलते एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। पिंड एक्स वाई जेड के एल एम एन ओ कुछ भी हो सकता है, लेकिन इन द सेंस ऑफ ग्रेविटी, जब भी हम ग्रेविटी की बात करेंगे तो हम लोग कहेंगे इफ द टू ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट टुगेदर, इफ द टू ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट टुगेदर, अगर दो वस्तु एक दूसरे को क्या कर रही है, आकर्षित कर रही है, एंड वन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज बिलोंग्स टू द अर्थ या वन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज बिलोंग्स फ्रॉम अर्थ, देन द अट्रैक्शन फोर्स इज नोन एज ग्रेविटी। मतलब साफ है, हम लोग यहां पे ये लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि दो वस्तु में अगर दो वस्तु में अगर एक वस्तु दो वस्तु में अगर एक वस्तु दो वस्तु में अगर एक वस्तु पृथ्वी हो तो दोनों वस्तुओं के बीच दोनों वस्तुओं के बीच उत्पन्न आकर्षण बल गुरुत्व या गुरुत्व बल कहलाता है, या गुरुत्वीय बल कहलाता अब मेरे मित्र ध्यान देना, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण गुरुत्वाकर्षण जो है वो ब्रह्मांड के सभी द्रव्यमान युक्त ऑब्जेक्ट के द्वारा उत्पन्न होगा। लेकिन अगर दो वस्तु में हमारा अगर एक वस्तु पृथ्वी हो, जैसे कि मान लो कि ये हमारा कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है सर, और ये हमारा पृथ्वी है, तो हम लोग क्या कहेंगे कि सर इसके बीच में जो आकर्षण बल होगा वो गुरुत्व बल के नाम से जाना जाएगा। तो दो वस्तुओं के बीच में लगने वाला आकर्षण बल, अगर उसमें से एक वस्तु पृथ्वी है, तब वहां पे जो लगने वाला आकर्षण बल होगा उसको क्या बोला जाएगा, गुरुत्व बल बोला जाएगा, यानी कि फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी बोला जाएगा, या सिंपल आप ग्रेविटी भी कह सकते हो। तो मैंने लिख दिया, दो वस्तुओं में अगर एक वस्तु पृथ्वी हो तो दोनों वस्तुओं के बीच उत्पन्न आकर्षण बल गुरुत्व या गुरुत्वीय बल कहलाता है। आप कहेंगे चलो सर ठीक है, ये समझ गया, और अब हम ये कह सकते हैं कि पृथ्वी जब किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी ओर आकर्षित करती है तो वही पृथ्वी का जो आकर्षण है क्या कहलाता है, गुरुत्वीय बल कहलाता है। मेरे मित्र शॉर्ट फॉर्म में आप ये भी लिख ही सकते हो, बहुत अच्छा लाइन बन गया है कि पृथ्वी के
पृथ्वी के आकर्षण बल को, पृथ्वी के आकर्षण बल को गुरुत्वीय बल कहा जाता है। बिल्कुल सही सर, बहुत सही है। पृथ्वी के आकर्षण बल को क्या कहा जाता है? गुरुत्वीय बल कहा जाता है, यानी कि फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी कहा जाता है। आप ये भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपके मन में आ रहा होगा कि गुरुजी ये गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम क्या है? तो चला जी, आप लोग हेडिंग लगा लीजिएगा, बहुत ही इजी सा नियम है, ध्यान में रखेंगे। इसको हम लोग यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कहते हैं। चला, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कहते हैं। ध्यान देना, हिंदी में इसको क्या कहेंगे सर? हिंदी में इसी को गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम कहा जाता है। गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम कहा जाता है। हिंदी में इसी को हम लोग क्या कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम कहते हैं। चिल्ला जी याद रखिएगा, आप सभी याद रखिएगा। क्या हो कि इसको प्रतिपादित किसने किया था? प्रतिपादित यानी कि दिया किसने? आप कहेंगे सर यो कोनो कहने वाली बात है, न्यूटन ने दिया था। किसने दिया था चला? न्यूटन ने दिया था। क्या दिया था? तो न्यूटन ने बताया था अपने गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम में कि दो वस्तुओं के मध्य लगने वाला आकर्षण बल, दो वस्तुओं के मध्य लगने वाला आकर्षण बल उसके द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है। द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है तथा उसके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती होता है या व्युत्क्रमानुपाती होता है। मेरे मित्र, ये क्या है? गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम है, जो कि किसके द्वारा दिया गया? न्यूटन के द्वारा दिया गया। हमेशा याद रखिएगा कि दो वस्तुओं के मध्य लगने वाला आकर्षण बल, चूंकि न्यूटन ने बताया कि विश्व के प्रत्येक पिंड अपने द्रव्यमान के चलते एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, और यही आकर्षित करने का गुण गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। तो सवाल यह था कि सर हाउ कैन वी कैलकुलेट व्हाट आर द मैग्नीट्यूड बाय द टू ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट टुगेदर या अट्रैक्ट ईच अदर? वो मैग्नीट्यूड क्या होगा जिससे दो वस्तु एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करेंगे? तो न्यूटन ने बोला ठहरो जरा सा, हम बता रहे हैं कि अगर दो ऑब्जेक्ट, एक का द्रव्यमान m1 हो, दूसरे का द्रव्यमान m2 हो, तो इसके बीच में जो आकर्षण बल होगा वो उसके दोनों द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती और बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यहाँ पे वर्ग के लिखना होगा सर। बीच के एक मिनट, थोड़ा सा यहाँ पे आपका छूट गया है चीजें। बीच के दूरी के वर्ग के, मैं यहाँ पे वर्ग लिख दे रहा हूं सर। बीच के दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है। एक बार फिर से सुन लीजिएगा अगर आप लिख रहे हैं तो। दो वस्तुओं के मध्य लगने वाला आकर्षण बल उसके द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है तथा उसके बीच की दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है। बीच की दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है। आप कहेंगे कैसे? तो मेरे मित्र मान लीजिए, जय हिंद दोस्तों, उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। मेरे मित्र, अगर आप सभी एएलपीएन टेक्नीशियन एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं और आपके मन में लग रहा है कि साइंस को हमको एक बार कंप्लीट करना चाहिए, साइंस के थ्योरी पोर्शन को भी और इसके न्यूमेरिकल पोर्शन को भी, क्योंकि एएलपीएन टेक्नीशियन एग्जाम में जब भी साइंस आपसे पूछे जाते हैं तो कैलकुलेटिव भी होते हैं और कंसेप्चुअल भी होते हैं। तो सीबीटी 1 के लिए भी आपको थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल चाहिए, और साथ में सीबीटी 2 में जब आप बेसिक साइंस एंड ईडी की बात करेंगे तो वहां पे भी आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं। तो अगर आप ऐसा कुछ सोच रहे हैं कि हम एक बार कंप्लीट साइंस पढ़ना चाहिए, थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल दोनों को, सीबीटी 1 और सीबीटी 2 दोनों के लिए, तो मेरे मित्र आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ एएलपीएन टेक्नीशियन कॉम्बो बैच में। ध्यान में रखिएगा कि यहाँ पे मैंने कंप्लीट साइंस सॉल्यूशन लिखा है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे आपको साइंस की समग्र तैयारी करवाई जाएगी, सीबीटी 1 के लिए भी और सीबीटी 2 के लिए भी। साथ ही ध्यान में रखेंगे कि आपको इस बैच में फीचर्स क्या मिलेंगे। तो सभी क्लासेस आपकी रिकॉर्डेड होगी, रिकॉर्डेड लेक्चर मिलेगी, थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल की प्रॉपर आपको क्लासेस दी जाएगी, पीवाईक्यू ई बुक मिलेंगे आपको, यानी कि 2018 के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसका ई बुक, चाहे वो आपका लाइफ साइंस हो या फिर बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग हो। और साथ में जो आपको कंटेंट मिलेंगे वो एनसीईआरटी बेस्ड होंगे, और आपको चैप्टर वाइज जो नोट्स होते हैं वो भी प्रोवाइड करवाए जाएंगे ताकि आपको रिवीजन करने में सुविधा हो।
साथ में ध्यान में रखिएगा कि ये जो आपका पूरा कोर्स है, इस कोर्स को कंप्लीट होने में 7 से 8 महीना लगेगा। 7 से 8 महीना मेरे मित्र, आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, साथ में बेसिक साइंस एंड ईडी पूरा पढ़ना है। तो जब तक आप समय नहीं देंगे ये संभव नहीं है। और अगर आप सोच रहे हैं कि हम 4 महीना में तैयारी कर लेंगे, तो ये संभव नहीं है सर। आपको कहीं ना कहीं समग्रता से सारी चीजों को देखना होगा। तो ये आपका 7 से 8 महीने का कोर्स होगा। और साथ ही ध्यान में रखिएगा कि अगर हम लोग इसकी वैलिडिटी की बात करेंगे, तो इसकी वैलिडिटी आपको 2 साल होगी। वैलिडिटी 2 ईयर की होगी। और जो फीचर्स है वो रिकॉर्डेड होगा, थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल, पीवाईक्यू बुक, जो कंटेंट मिलेंगे एनसीईआरटी बेस्ड होंगे, और चैप्टर वाइज आपको पीडीएफ दिया जाएगा। ठीक है। और साथ में एक और चीज ध्यान में रखिएगा कि इस बैच में आपको जो क्लासेस मिलेगी वो आपको मंडे से सैटरडे मिलती है। पर डे आपको एक क्लासेस मिलती है, एक लेक्चर मिलती है। आप कहेंगे इसका फी क्या है? तो मेरे मित्र आप सभी देख पा रहे होंगे फी कितना है सर, 449 है। ध्यान में रखिएगा कि ये जो आपका फी है ये 1 अप्रैल से, यानी कि 1 अप्रैल से आपका बढ़ जाएगा। इसमें आपको इंक्रीमेंट देखने को मिलेगी। तो अगर आप में से किसी भी मित्र को ऐसा लग रहा है कि सर एक बार हमको साइंस पढ़ना चाहिए था और हम आपसे पढ़ना चाहते हैं, तो मेरे मित्र आप सभी का स्वागत रहेगा आपके इस एएलपी एंड टेक्नीशियन कॉम्बो बैच। तो अगर आप सभी इस बैच में जुड़ना चाहते हैं तो ऑफ कोर्स आप इस फी में हमारे साथ 1 अप्रैल से पहले तक या 1 अप्रैल तक जुड़ सकते हैं। साथ ही ध्यान में रखिएगा, अगर आपके मन में इस बैच से संबंधित कोई और क्वेरी है तो आप हमारे नंबर 9065 पे कॉल कर सकते हैं, या फिर आप इस पे आप अपना व्हाट्सएप भी भेज सकते हैं कि आपको क्या क्वेरी है और आपको क्या जानकारी लेनी है। मेरे मित्र एक और चीज ध्यान में रखिएगा, इस पूरा चीज को करने के बाद जो यहाँ पे मैंने एक शब्द लिखा है सर, ये एक शब्द जो है आपका यहाँ पे जो एक शब्द लिखा हुआ है कि साइंस तुम्हारा है, बिल्कुल आप यकीन मानिए कि साइंस आपका होगा, बशर्ते कि आपको मेरे साथ मेहनत करना हो। तो मुझे उम्मीद है कि इस कोर्स से संबंधित सारी जानकारी को आप समझ पाए होंगे। कोर्स कहाँ पे मिलेगा? तो द लॉजिकल साइंस एप्लीकेशन पे मिलेगा, और उस एप्लीकेशन का लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जाकर के चेक कर सकते हैं। धन्यवाद। मान लीजिए कि ये आपका एक ऑब्जेक्ट है ए और ये आपका दूसरा ऑब्जेक्ट है बी। मेरे मित्र इसका सेंटर ये, इसका सेंटर ये। अब ये क्या करेगा? तो सर एक दूसरे को आकर्षित करेगा। मेरे मित्र सुविधा के लिए हम ये कह सकते हैं यहाँ पे इसके बीच की जो दूरी है ये d है या फिर r है। इसके बीच की दूरी क्या है? d है या r है। और मेरे मित्र इसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान भी होगा। m1 और m2 द्रव्यमान मान लेते हैं, m1 और m2 द्रव्यमान मान लेते हैं। मेरे मित्र ध्यान दीजिएगा कि न्यूटन के अनुसार इस दोनों ही ऑब्जेक्ट के बीच में जो अट्रैक्शन लग रहा है वो क्या होगा? तो F समानुपाती m1 इंटू m2, यानी कि जो गुरुत्वाकर्षण बल होगा दोनों ही वस्तु के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होगा। और F व्युत्क्रमानुपाती होगा किसके? तो सर 1/r² के। r क्या है सर? बीच की दूरी है। भाई मेरे आप सभी क्या कहोगे कि गुरुजी ये तो LHS, ये RHS, LHS RHS LHS दोनों का बराबर है। तो हम लोग कहेंगे कि सर यहां से हम ये प्रोपोर्शनल साइन जो है इसको हटा लेते हैं। मेरे मित्र ध्यान दीजिएगा कि ये जो आप प्रोपोर्शनल साइन हटाएंगे ना, ये प्रोपोर्शनल साइन जो यहां हटाएंगे इसके बदले आपको जी लिखना होगा। क्या लिखना होगा? जी लिखना होगा। और आप क्या कहेंगे कि सर जी इक्वल टू m1 इंटू m2 अब बटा क्या हो जाएगा? r²। और राजा जी यही आपका क्या होता है? तो दो मासेबल ऑब्जेक्ट के बीच में जो आकर्षण बल लग रहा होता है उसका मैग्नीट्यूड होता है। यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल के लिए फॉर्मूला हम लोग क्या लिखते हैं? F इक्वल टू जी m1 इंटू m2 बटा r²। F इक्वल टू जी m1 इंटू m2 बटा r²। मेरे मित्र ध्यान देना कि यहाँ पे m1 और m2 दोनों ही वस्तु का द्रव्यमान, और r क्या है सर? दोनों वस्तु के बीच की दूरी है। दोनों वस्तु के बीच की दूरी है। मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रख, आप सभी यहाँ पे क्या देख रहे हो? आप सभी देख रहे हो कि सर ये जो गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है उसके बीच की जो दूरी है वो हम लोग कहां से ले रहे हैं? तो सर वस्तु के केंद्र से ले रहे हैं। मतलब ये हुआ कि दो वस्तुओं के बीच में जो लगने वाला आकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल है, वो दोनों ही वस्तु के केंद्र की तरफ क्या होता है सर? या दोनों वस्तु के केंद्र से क्या होते हैं सर? निर्देशित होते हैं। तो हमेशा ध्यान में रखिएगा कि जो गुरुत्वाकर्षण बल होगा उसमें हम दूरी कहां से लेंगे? आप कहेंगे दोनों वस्तु के केंद्र से लेंगे, यानी कि इसका केंद्र और इसका केंद्र, इसी को हम लोग क्या कहेंगे सर? दूरी कहेंगे।
तो हमेशा इस चीज को अपने माइंड में रखिएगा कि दो वस्तु के बीच में अगर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है तो उस दोनों ही वस्तु के बीच की जो दूरी मापी जाएगी उस दोनों वस्तु के केंद्र से मापी जाएगी। ये नहीं कि सर ये यहां पे है और यहां पे है, ऐसा नहीं कहेंगे। इस चीज को हमेशा अपने माइंड में रखेंगे कि दो वस्तु के बीच में अगर हम गुरुत्वाकर्षण बल की गणना करेंगे, कैलकुलेट करेंगे गुरुत्वाकर्षण बल को, तो बीच की दूरी कहां से लेंगे? तो सर दोनों ही वस्तु के केंद्र से लेंगे। कहां से लेंगे? दोनों ही वस्तु के केंद्र से लेंगे। और मेरे मित्र, आप सभी के मन में आ रहा होगा कि गुरुजी व्हाई दिस लॉ इज नोन एज यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, यहां पे इसको सार्वत्रिक क्यों बोला जाता है? तो मेरे मित्र, आप सभी यहां पे एक चीज नोट कर लेना, आप सभी यहां पे एक चीज नोट कर लेना कि सार्वत्रिक का अभिप्राय क्या होता है। सार्वत्रिक कहने से मतलब होता है, सार्वत्रिक कहने से मतलब होता है सर्वत्र। सर्वत्र मतलब क्या हुआ? प्रत्येक जगह, प्रत्येक जगह। सार्वत्रिक का मतलब यही होता है। सार्वत्रिक कहने से मतलब होता है सर्वत्र, यानी कि प्रत्येक जगह। आप कहेंगे सर इसका इससे क्या लेना देना है? मेरे मित्र, आप जो F इक्वल टू जी m1 इंटू m2 बटा आर स्क्वायर निकाले हो, एक्चुअली में ये गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम है। और कोई भी नियम कहां पे लागू होता है? आप कहेंगे सर उसका अपना एक क्राइटेरिया होता है, लेकिन गुरुत्वाकर्षण के साथ ऐसा नहीं होता है। गुरुत्वाकर्षण का नियम ब्रह्मांड के प्रत्येक वस्तु पे लगता है, चाहे वस्तु छोटा हो या फिर बड़ा हो। गुरुत्वाकर्षण का नियम ब्रह्मांड के प्रत्येक ऑब्जेक्ट पे लगता है, चाहे वस्तु हमारा खगोलीय पिंड हो या फिर वस्तु हमारा पार्थिव हो, हेवनली बॉडीज हो या फिर टेरेस्ट्रियल ऑब्जेक्ट हो। मतलब ये हुआ कि सर ये जो हम कह रहे हैं कि गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम, सार्वत्रिक नियम कहने से मतलब हो गया कि सर सार्वत्रिक कहने से तो मतलब हो जाएगा प्रत्येक जगह। तो प्रत्येक जगह कहां पे? तो सर कंडीशन हमारे पास ये है कि ये गुरुत्वाकर्षण का नियम हर जगह पे लगेगा, चाहे वस्तु हमारा छोटा हो या फिर बड़ा हो, या वस्तु हमारा हेवनली बॉडीज हो या फिर ऑब्जेक्ट हमारा क्या हो सर? तो सर पार्थिव हो। हर जगह पे क्या होगा? ये गुरुत्वाकर्षण बल लगे। मेरे मित्र ध्यान में रखिएगा कि गुरुत्वाकर्षण के इस नियम को व्युत्क्रम वर्ग नियम भी कहा जाता है, या फिर इसी को गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम को ही क्या कहा जाता है सर? गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम को ही न्यूटन का व्युत्क्रम वर्ग नियम भी कहा जाता है। आप कहेंगे सर क्यों कहा जाता है? तो पहले आप इस चीज को लिख लीजिए कि गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम को, गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम को व्युत्क्रम वर्ग नियम भी कहा जाता है। व्युत्क्रम वर्ग नियम भी कहा जाता है। मेरे मित्र आपके मन में आ रहा होगा कि सर ये व्युत्क्रम वर्ग का नियम क्या हुआ, या इसको व्युत्क्रम वर्ग को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे, इसी को हम लोग इनवर्स स्क्वायर रूल ऑफ न्यूटन कहते हैं, या फिर इनवर्स स्क्वायर रूल कहते हैं। आप कहेंगे क्यों कहते हैं? तो चला जी, न्यूटन ने बताया कि जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो उसके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। न्यूटन ने अपने इस नियम में क्या बताया कि दो वस्तु के बीच में जो गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा वो उसके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। क्योंकि यहां पे व्युत्क्रम वर्ग नियम कहा जा रहा है, तो हम लोग ये कह रहे हैं सर वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब साफ है कि सर न्यूटन का जो स्टेटमेंट है कि दोनों वस्तुओं के बीच में जो लगने वाला आकर्षण बल होगा वो उसके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगी, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? व्युत्क्रम वर्ग नियम भी कहा जाता है। व्युत्क्रम वर्ग नियम क्यों कहा जाता है? तो आप सभी कहेंगे कि अकॉर्डिंग टू न्यूटन F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो किसका प्रोपोर्शनल है सर? किसके व्युत्क्रमानुपाती है? तो सर दोनों ही वस्तु के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है, इसीलिए गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम को न्यूटन का व्युत्क्रम वर्ग नियम भी कहा जाता है। तो भाई मेरे, इससे भी सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये आपके लिए VVI है। अगर आपसे ये सवाल पूछा जाए कि निम्नलिखित में से
कौन से नियम को व्युत्क्रम वर्ग नियम कहा जाता है? तो आप कहेंगे गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम को क्या कहा जाता है? व्युत्क्रम वर्ग नियम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? व्युत्क्रम वर्ग नियम कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? तो आप कहेंगे कि गुरुजी न्यूटन ने बताया कि F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द 1/r²। मेरे मित्र एक और कंक्लूजन आप सभी ध्यान में रखिएगा, और आप सभी यहां पे देख भी पा रहे होंगे कि गुरुजी यहां पे F तो m1 इंटू m2 के गुणनफल के समानुपाती है। तो मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि अगर द्रव्यमान बढ़ाएंगे तो गुरुत्वाकर्षण बल भी बढ़ेगा, और द्रव्यमान घटाएंगे तो गुरुत्वाकर्षण बल भी क्या होगा? हमारा घटेगा। यहां पे व्युत्क्रमानुपाती है किसके? बीच की दूरी के। सर बीच की दूरी बढ़ेगा, बीच की दूरी क्या होगा? बढ़ेगा, तो आप कहेंगे गुरुत्वाकर्षण बल घट जाएगा। बीच की दूरी घटेगी तो आप कहेंगे गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा? बढ़ जाएगा। क्या होगा? बढ़ जाएगा। तो मेरे मित्र इस चीज को भी आप अपने माइंड में रखिएगा कि दो वस्तुओं के द्रव्यमान को अगर बढ़ाया जाए तो गुरुत्वाकर्षण बल बढ़ जाता है, और दो वस्तुओं के द्रव्यमान को अगर घटाया जाए तो गुरुत्वाकर्षण बल घट जाता है, और दोनों ही वस्तु के बीच की दूरी को बढ़ाया जाए तो भी गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा? आप कहेंगे घट जाएगा। और दोनों ही वस्तु के बीच की दूरी को कम कर दिया जाए तो आप क्या कहेंगे कि सर गुरुत्वाकर्षण बल बढ़ जाएगा। ये सिंपल लॉजिक है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल का। मेरे ख्याल से इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। भाई मेरे एक चीज और ध्यान में रखना, अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए, अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए कि दो वस्तुओं के बीच की दूरी को 6 गुना बढ़ा दिया जा रहा है तो गुरुत्वाकर्षण बल कितना हो जाएगा? आप कहेंगे सर इनवर्स प्रोपोर्शनल है ना। अगर 6 गुना बढ़ा दिया जाएगा दो वस्तुओं के बीच की दूरी को तो आप कहेंगे सर F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द r²। दूरी 6 गुना बढ़ा रहे हैं तो आप कहेंगे 6 का स्क्वायर कर दीजिए, यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा? 1/36 गुना कम हो जाएगा ना चला। काहे? तो सर दूरी बढ़ा रहे हैं ना, व्युत्क्रम में है, तो सर दूरी बढ़ेगा तो बल क्या होगा? घट जाएगा। ये चीज आप अपने माइंड में हमेशा रखिए। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि सर व्हाट इज दिस? ये क्या है? कैपिटल जी क्या है? तो मेरे मित्र फटाफट आप सभी लिख लेंगे यहां पे कि कैपिटल जी को हम लोग गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक कहते हैं, और या नहीं तो आप फिर हेडिंग ही लगा लेंगे सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक। मेरे मित्र सार्वत्रिक समझ गए होंगे। क्या कहिएगा कि सर इसका मतलब हो जाएगा सर्वत्र, हर एक जगह, प्रत्येक जगह, मतलब गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक जो होगा वो प्रत्येक जगह समान होगा। तो मेरे मित्र इसी को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? इसी को हम लोग इंग्लिश में यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहते हैं। चला जी, आपके मन में आ रहा होगा कि ये है क्या सर? गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक क्या है? तो पहला चीज तो याद रखिएगा कि इसका मान हर जगह निश्चित होता है, कहीं भी नहीं बदलेगा। सार्वत्रिक बोल दिए मतलब सब जगह समान रहेगा। इसका मान हर जगह निश्चित होता है चला। और सूचित किससे किया जाता है? आप सभी याद रखना कि गुरुजी सूचित किया जाता है किससे हो? आप कहेंगे कैपिटल जी से गुरुजी। किससे? कैपिटल जी से। और भाई मेरे आप सभी याद रखना, चूंकि हम लोग क्या कहते हैं कि गुरुजी वी कैन राइट ग्रेविटेशनल फोर्स इक्वल्स टू कैपिटल जी इंटू m1 इंटू m2 बटा r²। देन अगर हम लोग इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करें तो आप कहेंगे गुरुजी वी कैन राइट एज जी m1 इंटू m2 इक्वल टू fr²। जी m1 इंटू m2 इक्वल टू fr²। चला जी, बस एक छोटा सा बात याद रखिएगा कि यहां से अगर हम जी निकालने की कोशिश करेंगे तो आप कहेंगे fr² बटा m1 इंटू m2 लिखिए गुरुजी, कोई दिक्कत नहीं है। और भाई मेरे यही क्या हो जाता है? आपका गुरुत्वाकर्षण नियतांक का फॉर्मूला हो जाता है। यानी कि आप जी इक्वल टू क्या कह सकते हैं सर जी? fr² बटा m1 इंटू m2। चला जी, f क्या होगा? आप कहेंगे गुरुत्वाकर्षण बल ना है। r क्या होगा? सर दोनों वस्तु के बीच की दूरी, m1 और m2 दोनों वस्तु का द्रव्यमान। तो गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक का फॉर्मूला आप कहेंगे सर fr² बटा m1 इंटू m2। क्या कहेंगे? fr² बटा m1 इंटू m2। आपके माइंड में आ रहा होगा कि गुरुजी हाउ कैन वी कैलकुलेट द यूनिट ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट? मेरे मित्र इजिली वी कैन कैलकुलेट द यूनिट ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। हाउ सर? फोकस ऑन योर बोर्ड। मेरे मित्र आप कह रहे सर चूंकि g इक्वल टू fr² बटा m1 इंटू m2, दैट्स वाई अगर हम लोग बात करें g की इकाई की,
अगर हम लोग किसकी बात करें चला जी की इकाई की, तो आप क्या कहेंगे कि सर जी फॉर्मूला तो एफ आर स्क्वायर बटा m1 इंटू m2 है, तो आप हमको ये बताओ एफ क्या है, फोर्स यूनिट क्या होगा चला, आप कहेंगे सर न्यूटन। आर स्क्वायर आर स्क्वायर आर स्क्वायर सर ध्यान देना, आप कहेंगे सर ये तो दूरी ना है, मीटर में ना ले लेंगे, बिल्कुल, तो चला आर स्क्वायर ना है तो मीटर का स्क्वायर हो जाएगा, आप कहिएगा हाँ सर न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब बटा m1 इंटू m2 मतलब केजी इंटू केजी, मतलब केजी इंटू केजी, तो ये राजा न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा केजी स्क्वायर ना हो गया। अब एक ना तू लोग याद करता है कि जी का यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, और यह चीज कहीं कहीं पे आपको ऐसे लिखा हुआ मिल जाता है कि सर एनएम स्क्वायर केजी केजी इनवर्स, केजी पर पावर आपको -2 लिखा हुआ मिल जाता है, तो आप लोग परेशान हो जाते हैं, परेशान नहीं होना है। चला बहुत सारे मित्र कहेंगे सर ये यहाँ पे काहे नहीं माइनस लगा दिए, चला ये तो ऊपरे न है, ये ऊपरे न है, हमरा यहाँ पे ई वाला साइन हटाना, ध्यान देना ये जो बटा वाला साइन हटाना है, इसीलिए यहाँ पे माइनस लगाए हैं, तो कंफ्यूजन में नहीं रहेंगे। आपके मन में आ रहा होगा कि गुरुजी व्हाट आर द वैल्यू, वैल्यू क्या होता है इसका, तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि जी का मान कितना होता है सर 6.673 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। जी का मान कितना होता है, आप कहेंगे 6.673 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। बस एक खास बात याद रखिएगा आप सभी, क्या कि ये जो वैल्यू है ये किसके द्वारा बताया गया था, आप सभी याद रखना कि कैवेंडिश नामक वैज्ञानिक के द्वारा 1798 में बताया गया था। किसके द्वारा बताया गया था, 1798 में बताया गया था। तो कोई भी पूछे कि गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक से क्या समझते हो, तो आप कहेंगे इसका मान हर जगह निश्चित होता है, हम लोग यही समझते हैं, इसे कैपिटल जी से रिप्रेजेंट किया जाता है, वैल्यू 6.673 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है, यूनिट इसका ये है, इसके मान की खोज कैवेंडिश ने की। फॉर्मूला क्या होता है, एफ आर स्क्वायर बटा m1 इंटू m2, फॉर्मूला क्या होता है एफ आर स्क्वायर बटा m1 इंटू m2। आप कहेंगे कि सर सपोज करो कि अगर दो ऑब्जेक्ट 1-1 केजी का हो और एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर स्थित हो, तो उसके बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा, चला जी गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक के बराबर होगा। आप कहेंगे कैसे, तो मेरे मित्र ध्यान दीजिएगा, ऐसे जैसे आपने हमको बोला कि सर अगर कोई दो ऑब्जेक्ट, मान लीजिए कि एक ऑब्जेक्ट ए और दूसरा ऑब्जेक्ट आपका क्या है बी, ये दोनों क्या है सर 1-1 केजी के, 1-1 केजी के हैं सर। मेरे मित्र ध्यान देंगे आप सभी यहां पे ध्यान देंगे कि ये जो 1-1 केजी का है और ये दोनों 1 मीटर की दूरी पे स्थित है, तो अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ आप क्या कहेंगे कि गुरुजी वी कैन राइट एज F इक्वल टू जी m1 इंटू m2 बटा आर स्क्वायर। मेरे मित्र आप सबों को मालूम है आप सबों को मालूम है कि अगर हम यहाँ पे f की बात करेंगे तो g का वैल्यू 6.673 इंटू 10 टू द पावर -11 लेंगे, m1 इंटू m2 क्या होगा हमारा 1 इंटू 1, और r स्क्वायर कितना है, तो सर 1 का स्क्वायर। क्या कहिएगा कि सर ये तो गुना में है, एकरा कितनों कैलकुलेट कर लोगे तो वैल्यू 1 आएगा, यानी कि हम नहीं कह सकते हैं कि सर f इक्वल टू 6.673 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन हो जाएगा, बिल्कुल कह सकते हैं सर, बिल्कुल कह सकते हैं। और आप सभी को याद रखना होगा, आप सभी को याद रखना होगा क्या कि अगर अगर दो वस्तु जिसका द्रव्यमान, अगर दो वस्तु जिसका, या ऐसे लिखिए सर, दो 1-1 केजी के वस्तु, तो 1-1 केजी के वस्तु जब एक दूसरे से, दो 1-1 केजी के वस्तु जब एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर स्थित हो, एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर स्थित हो तो उसके बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल, तो उसके बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल जी के बराबर होता है, जी के बराबर होता है। ये चीज हमेशा ध्यान में रखिएगा, क्या
कि दो एक एक केजी के वस्तु जब एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर स्थित हो तो उसके बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा? तो सर जी के बराबर होगा। क्या होगा? आप कहेंगे जी के बराबर होगा, यानी कि जी का वैल्यू कितना है? 6.673 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन। तो मेरे मित्र ये पूरा का पूरा आपका क्या हो जाता है? गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक हो जाता है। और आपने अगर वीडियो को ढंग से देखा होगा तो आपको पता चल गया होगा कि जो आपका पहला क्लास मैंने डाला था उसमें आपका कौन कौन सा पॉइंट छूटा हुआ रह गया था। एक्चुअली थोड़ा सा वहां पे मिसमैनेजमेंट हो गया था माइंड से। तो उम्मीद है कि आप सारी चीजों को समझ पाए होंगे और इससे अगले सेशन में हम लोग इसके आगे की कंसेप्ट की चर्चा करेंगे। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।